नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार यूट्यूब के चैनल एग्ज़ाम कार्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जीडी के पेपर को इस समय डिस्कस कर रहे हैं, उनकी व्याख्याएं कर रहे हैं। तो आज हम फिर से एक नए पेपर को लेके आए हैं जो 6 फरवरी 2023 को चौथी शिफ्ट में हुआ था। तो आज जो पेपर है, ये हमारा जो 6 तारीख का, उसका जो पहला प्रश्न है, आइए चलिए इसको देखते हैं। हमारा ये जो पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में डैश में आयोजित भारतीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। तो अब हमारे सामने की प्रश्न है, तो प्रश्न को हम थोड़ा सा देखते हैं। तो असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन बेटा? असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ असहयोग आंदोलन की बात की जा रही है और प्रस्ताव की बात की जा रही है और पुष्टि की जो बात की जा रही है, उसी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जा रही है। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि आखिर ये अधिवेशन हुआ कहां था। तो हम लोग सिलसिलेवार चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्रम है उस क्रम को देखें। तो ये जो हमारा असहयोग आंदोलन जो था, तो देखिए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सीआर दास ने पेश किया था। किसने किया था? सीआर दास, है ना, जिन्हें हम लोग चितरंजन दास के नाम से जानते हैं। तो सीआर दास जी ने इसको पेश किया था। अब दूसरी बात यह कि अध्यक्षता किसने की? तो बेटा अध्यक्षता इसकी गांधी जी ने की थी। किसने की थी? गांधी जी ने की थी। और उसी प्रकार से अब ये कि कहाँ अधिवेशन हुआ था, तो बेटा अधिवेशन इसका हुआ था नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर में। तो यह अधिवेशन नागपुर में हुआ था। तो असहयोग जो आंदोलन है वो नागपुर में इसका अधिवेशन हुआ। अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की, प्रस्ताव सीआर दास जी ने पेश किया था। और ये बात तय हुई थी कि बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से, बहुत ही सीमित संसाधनों के साथ में, बिना हिंसा के, एक अहिंसक आंदोलन के जरिए हम अपनी बात जनता तक पहुंचाएंगे और जन जन के लोग, यानी कि जो जन जन के जो लोग हैं या जन भागीदारी है, उसको हम एक तरीके से बढ़ाने का काम करेंगे। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो ये जो आंदोलन था बहुत शांति प्रिय तरीके से करने का एक मसौदा यहाँ पर पेश किया गया था। लेकिन हुआ क्या कि चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड, जिसमें कि हम सब जानते हैं कि गोरखपुर में एक चौरी चौरा कांड हुआ, थाने को फूंक दिया गया, 22 पुलिसकर्मी इसमें जला के मार दिए गए थे और 3 सामान्य नागरिक भी इसमें हताहत हुए थे। और फाइनली फिर ये जो गांधी जी जो हमारे थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। जब यह आंदोलन वापस लिया गया तो फिर जाहिर सी बात है कि यह आंदोलन अपने पीक पर था। मतलब कहते हैं कि टॉप टू बॉटम, यानी कि एक तरीके से जम्मू कश्मीर से, यानी कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक, यहाँ तक कि कटक से अटक तक अगर हम लोग देखें तो यह आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर जन आंदोलन बन चुका था। तो ऐसे में इसको वापस लेना किसी को रास नहीं आ रहा था, है ना। जब रास नहीं आ रहा था तो सबसे पहले अगर कोई किसी ने मुखर बात कही तो वो हमारे जो व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई ऐसे टाइम पर जबकि आंदोलन बहुत पीक पर है तो ये सब करना ठीक नहीं है। तो इस तरीके की बातें बोली। सेम अगर हम लोग सुभाष चंद्र बोस को देखें तो उन्होंने भी यही कहा था कि जब इस आंदोलन ने पूरे देश में एक तरीके से जन अग्नि फैला दी है, यानी कि जन आंदोलन को पूरे राष्ट्र में एक तरह पीक तक पहुंचा रखा है, तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी कि किसी एक छोटे सी जगह पर हुए कांड या कृत्य के लिए हम पूरे देश को सजा नहीं दे सकते हैं। तो ये जो आपका प्रश्न था असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की जो पुष्टि की जो बात है, तो वो नागपुर जो सेशन था कांग्रेस का, उसके तहत ही ये आयोजित किया गया था। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र हम लोग जानते हैं बेटा, संगमरमर यानी कि मार्बल की बात हो रही है यहां पर। संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है, देखिए सी का मतलब वो एक तरीके से आप मान कीजिए कि कार्बन क्लोराइड की अगर हम बात करें तो यहां पर जो CaCO3 है ना। तो ये जो CaCO3 है, यही रासायनिक सूत्र किसका माना जाता है? संगमरमर का माना जाता है। आगे देखिए, अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून, तो मानसून पवनों को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित करने में कौन बाधा डालता है? तो अरब सागर। देखिए यहां पर अगर हम देखें तो अरब सागर, ये क्या है? अरब सागर
दक्षिण पश्चिम मानसून, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण और प्रवाहित। तो यहाँ पर जो उत्तर है हमारा वो क्या हुआ, पश्चिमी घाट हुआ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारा मौसम होता है भारतीय मानसून जो होता है सबसे पहले कहाँ टकराता है, सबसे पहले टकराता है मालाबार तट पर। कहाँ पर, मालाबार, यानी केरल में मालाबार तट पर टकराता है। और यहाँ पर 1 जून के आसपास माना जाता है कि ये घनघोर बारिश करता है, बहुत तेज यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है। फिर यहाँ से होता हुआ जो मानसून है ये पूरा आगे ऊपर की ओर बढ़ता है धीरे धीरे करके। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो पश्चिमी घाट है, जो पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं, एक तरीके से आप देखिए पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी घाट आपका ये है मालाबार से नीचे का पश्चिमी घाट की जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ये ऊंची पहाड़ियाँ हैं, वो इन बादलों को रोकने का काम करते हैं। क्या करते हैं, इन बादलों को रोकने का काम करते हैं और इन क्षेत्रों में हैवी रेनफॉल करते हैं। लिहाजा अगर हम लोग देखें कि ये जो बादल हैं, ये जो क्लाउड्स हैं, ये आगे और तीव्रता के साथ नहीं बढ़ पाते। लिहाजा अगर हम लोग देखें तो अरावली पर्वतमाला है या अरावली के आसपास के जो रीजन, जो क्षेत्र हैं, क्योंकि इनकी पहाड़ियाँ इतनी ऊंची नहीं हैं कि वो बादलों को रोक सकें, यानी कि जो बादल हैं या फिर क्लाउड रेजेस जो बनते हैं हमारे, उनकी जो हवाओं के जो एक तरीके से एरो बनते हैं वो काफ़ी ऊंचे जा करके बनते हैं, जबकि पहाड़ियाँ वहाँ पर छोटी, दरमियानी और काफ़ी नीची हैं। तो लिहाजा जब वो बादल पहाड़ियों से टकराते नहीं हैं तो हैवी रेनफॉल भी नहीं करते हैं और बहुत ही आंशिक बरसात देखने को मिलती है रेगिस्तान या राजस्थान के अंदर। उसी प्रकार अरब सागर से जोड़ करके क्लाउड्स या जो बादल हैं जो फॉर्मेशन होता है वो हम लोग देखते हैं कि कहाँ, गुजरात और उसके आसपास के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, कोंकण का जो तटवर्ती क्षेत्र है या उत्तरी जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, इनमें अच्छी खासी आपको बारिश देखने को मिल जाती है। तो हमारा जो यहाँ पर उत्तर है क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका ऑप्शन 2 जो है यही सही है, पश्चिमी घाट। अगला हमारा जो प्रश्न है, भारत के 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था। तो भारत के 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था, तो देखिए लिखा हुआ है 2015। अच्छा, कैसे हुआ था, तो 2015 में 35वें, कौन से 35वें राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए। कहां, केरल में। कहां आयोजित हुए बेटा, केरल में। और जो केरल के बारे में माना जाता है, केरल ने इसका, इनका या इनकी दूसरी बार मेजबानी की, दूसरी बार मेजबानी की, यानी कि जो इसकी मेजबानी है वो केरल ने दूसरी बार की। किसकी मेजबानी दूसरी बार की है, 2015 के खेलों की। अब हम लोग देखते हैं कि 2015 के खेलों की, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि 35वें तो ये हो गए 15 के। अब जो 37वें राष्ट्रीय खेल हैं उनकी घोषणा गोवा में आयोजित की हुई है। कहां, गोवा। तो आप ये देखिए कि जो गोवा है वहां पर 37वें राष्ट्रीय जो खेल हैं वो आयोजित होने की बात बोली गई है। अगला हम लोग देखते हैं, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक जो तरल पदार्थ होता है उसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो आप देखिए कि कोशिका द्रव्य जो होता है प्लाज्मा झिल्ली के अंदर क्या पाया जाता है, वो पाया जाता है कोशिका द्रव्य। इसी में हम लोग देखते हैं अंगाणु, देखा होगा आपने, अंगाणु पाए जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो आप ये देखिए कि जो केंद्रक होता है वो कोशिका को ये एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है डबल झिल्ली, यानी कि द्वितीय झिल्ली युक्त होता है, 2 झिल्ली युक्त होता है। इस प्रकार जो हमारा प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो पूछा जा रहा है तो वो क्या है, ऑप्शन कोशिका द्रव्य है। हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से किस नर्तक ने 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। यानी कि यहां जो प्रश्न आप देखिए कौन सा पुरस्कार है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। अब आप देखिए कि अनुराधा, आप देखिए कि ऑप्शन जो यहां पर दिए हुए हैं, जतिन गोस्वामी, अनुराधा पांडे, अमला अक्किनेनी और कृष्णा एला।
तो यहां पर जो जीता है वो किसने जीता है? जतिन गोस्वामी ने। जतिन गोस्वामी के बारे में कहा जाता है किस नृत्य के लिए जीता है? सत्रिया। किसके लिए जीता है? सत्रिया के लिए, यानी कि जो सत्रिया है उसके लिए इसको जीता गया है। तो सत्रिया जो प्रदान किया गया, सत्रिया नृत्य कहां का है बेटा? ये असम का है। कहां का? ये असम का नृत्य है। कहां का है? असम का नृत्य है। इसके जो प्रवर्तक थे, प्रवर्तक माना जाता है, प्रवर्तक, तो जो प्रवर्तक इसके थे वो शंकर देव थे। कौन थे? शंकर देव थे। तो शंकर देव के बारे में कहा जाता है कि वो सत्रिया के प्रवर्तक थे। अगला हम लोग देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो हम सब जानते हैं कि हमारा भारत है। अब देखिए, लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र जो है वो क्या चीज मानी जाती है, कैसा होना चाहिए? तो लोकतंत्र का मतलब होता है कोई भी ऐसा राज्य, कोई भी ऐसा देश जिसके बारे में कहा जाए कि वहां का जो शासक है, वहां का जो राजा है वो या अधिपति है, वो किसी भी तरीके से वंशानुगत ना हो, यानी कि वो किसी एक डायनेस्टी को बिलोंग ना करता हो, या पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार में ये श्रृंखला या ये क्रम चलता हुआ ना हो। तो हमारे देश, हमारा देश भारत है, यहाँ लोकतंत्र है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है यहाँ पर हमारे देश के अंदर। और इस व्यवस्था के अंदर क्या होता है कि नागरिकों को अपने हिसाब से अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है, उन्हें राइट टू वोट, उन्हें वोट देने का अधिकार होता है। वे अपने मत के अनुसार अपनी सरकार चुन सकते हैं और जिसे चाहेंगे वो कुर्सी पर बिठा देंगे और जिसे चाहेंगे वो सत्ता से हमेशा के लिए उसको हटा देंगे। तो इस प्रकार से ऐसा जो राज्य होता है, ऐसा जो देश होता है, जहां पर हम लोग ये देखते हैं कि जहां का जो शासक होता है वो वंशानुगत ना होकर के एक तरीके से वो लोकतांत्रिक तरीके से जनता द्वारा चयनित होता है, तो ऐसी जो व्यवस्था होती है उसे हम लोग लोकतंत्र के नाम से ही जानते हैं। तो सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो क्या है? हमारा भारत है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, जुलाई 2022 में महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के इतिहास में सबसे कम आयु के स्पीकर कौन बने? तो जुलाई 2022 में महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के इतिहास में, तो महाराष्ट्र की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? महाराष्ट्र की। सबसे कम आयु वाले किसकी बात हो रही है? स्पीकर की बात हो रही है। तो यहां पर आप देखिए ना, यहाँ नाम दिए हुए ना, साजन शाह, विवेक बिंद्रा, संदीप महेश्वरी। तो राहुल नार्वेकर जो हैं सबसे कम उम्र के महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। तो यहां मैं आपको बता दूं कि राहुल नार्वेकर कौन हैं। तो राहुल नार्वेकर बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता ये जो माने जाते हैं, और कहा जाता है कि बड़े द्रुतगामी, तीव्रगामी, अच्छे वक्ता हैं और इनको राजनीति की और खासकर पक्ष और विपक्ष की जो सोच है, एक तरीके से कहें कि जो अंडरस्टैंडिंग जो होती है, आपस की म्यूचुअल बॉन्डिंग होती है, वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण है। तो राहुल नार्वेकर के बारे में कहा जाता है कि इनका जो जन्म है 1977 यानी 1977 में मुंबई में हुआ था, यानी कि जो 1977 में तत्कालीन बॉम्बे के अंदर इनका जन्म हुआ था राहुल नार्वेकर का। राहुल नार्वेकर इस समय पर विधानसभा के अध्यक्ष हैं और हम सब जानते हैं कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो 1977 में मुंबई में जन्म, समझ में आ गया बेटा? अब आप लगा लीजिए 45 साल के आसपास हो रही है इनकी उम्र। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि युवा नेता हैं ये, है ना, विपक्ष के मामलों के जानकार हैं ये, समझ में आ गया बेटा? तो विपक्ष के मामलों के जानकार हैं ये। दूसरी बड़ी बात यहां पर अब आप जो देखने को मिलती है कि ये एकनाथ शिंदे सरकार को निर्देशित कर रहे हैं एक तरीके से, यानी कि जो एकनाथ शिंदे सरकार है उसमें विधानसभा ये अध्यक्ष हैं। हालांकि विधानसभा सभाध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष के बारे में माना जाता है कि वो किसी एक पक्ष के नहीं होते हैं, वो दोनों पक्ष और विपक्ष को सुनते हैं और पारदर्शिता के साथ में किसी बात का निर्णय यानी फैसला करते हैं। लेकिन हम फिर भी जानते हैं कि ये जो घुटने होते हैं ना, पेट की तरफ ही झुकते हैं। तो डेफिनेटली चाहिए किसी भी दल के हों, लेकिन अपने दल के प्रति ये नर्म होते हैं और हर तरीके से जो भी कुछ हो सकता है अपने दल के प्रति वफादारी भी निभाते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका ऑप्शन क्या हुआ बेटा? राहुल नार्वेकर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
देखिए यहाँ पर करागा डैश लगा दिया है कि सबसे पुराने त्योहारों में से एक है, देवी शक्ति के समान माना जाता है। तो देखिए करागा, करागा आप देखिए कि एक ऐसा त्योहार है, क्या है बेटा, त्योहार है, फेस्टिवल। ना तो ये केरल में होता है, तमिलनाडु में भी नहीं होता, आंध्र प्रदेश में भी नहीं होता, कहाँ होता है बेटा, कर्नाटक में होता है। अब कर्नाटक में जब ये होता है तो मैं आपको बता दूं इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। इसके पीछे कहानी है कि करागा जो एक तरीके से महोत्सव है, इस महोत्सव के बारे में बताया जाता है कि ये जो महोत्सव है ये देवी द्रौपदी को समर्पित है। अब हम सब जानते हैं द्रौपदी किस राज्य की रहने वाली थी, तो द्रौपदी पांचाल की रहने वाली थी, राजा द्रुपद की पुत्री थी, और द्रौपदी इसलिए उनको कहा जाता था। तो कहा जाता है कि ये जो त्यौहार है ये द्रौपदी को समर्पित है भाई। और द्रौपदी के बारे में ये मानते हैं कि द्रौपदी अग्नि से पैदा हुई है। किससे बेटा पैदा हुई है? ये अग्नि से पैदा हुई हैं। तो द्रौपदी जो अग्नि से पैदा हुई हैं उसकी वजह से द्रौपदी के अग्नि के द्वारा द्रौपदी के जन्म लेने की वजह से ये मानते हैं कि जो द्रौपदी हैं वो शक्ति का प्रतीक है, अग्नि का प्रतीक है, इसलिए शक्ति देवी के रूप में वो द्रौपदी की पूजा करते हैं। तो ये जो करगा त्योहार है वो शक्ति देवी को समर्पित है, और शक्ति देवी यहाँ पर कौन है? तो वो द्रौपदी हैं। तो द्रौपदी की पूजा करने के लिए द्रौपदी की पूजा, भाई ये द्रौपदी की पूजा कैसे करते हैं? अग्नि देवी, शक्ति देवी, समझ में आ गया बेटा, अग्नि देवी या शक्ति देवी के रूप में करते हैं। और यही वजह है कि द्रौपदी को महाभारत में क्या कहा गया है? अग्निशिखा। क्या कहा गया बेटा? अग्निशिखा। लिख लीजिए इनको। द्रौपदी की पूजा करते हैं, द्रौपदी को अग्नि और शक्ति देवी मानते हैं करगा महोत्सव में। और जो महाभारत में हम लोग मानते हैं कि जो महाभारत जो हमारा एपिक है, एक जो हमारा महाकाव्य है, उसके तहत जो महाभारत के हिसाब से जो द्रौपदी थी, इनका जो अगला या कहने के अनदर जो अन्य नाम है वो है अग्निशिखा। तो कर्नाटक में करगा जो महोत्सव है वो मनाया जाता है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10, छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार, कौन सी बेटा? छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक दर, विकास दर क्या थी? तो भैया वो क्या थी? 5.2 थी। यानी कि विकास दर इसकी कितनी थी बेटा? 5.2%। ठीक है, समझ में आ गया? तो 5.2% थी। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य देखते हैं, गरीबी दूर करना, रोजगार दिलाना। समझ में आ गया? ये तो बेटा उद्देश्य हो गया इसका। विकास दर ये हो गई है ना, आपको समझ में आ गया होगा। और माना जाता है ये सबसे सफल पंचवर्षीय योजना थी। आगे समझ में? तो विकास दर 5.2, उद्देश्य गरीबी दूर करना, रोजगार दिलाना, और ये सबसे सफल पंचवर्षीय योजना भी थी। तो इसके बारे में हम लोग मानते हैं कि ये जो एक तरीके से ये जो छठी पंचवर्षीय योजना है उसका जो लक्ष्य जो था आर्थिक विकास दर को करना, और आर्थिक विकास दर यहां पर कितनी दिख रही है? 5.2 दिख रही है। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए इसके बारे में। डैश, संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला, यानी कि हम किसको छोड़ रहे हैं बेटा? कताई और बुनाई को। संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला यानी कि टेक्सटाइल वैल्यू चेन की बात हो रही है। कौशल विकास और प्लेसमेंट उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयोजन रखता है या रखती है। कौन सी योजना रखती है? तो भाई वो समर्थ योजना रखती है। कौन रखती है? समर्थ योजना रखती है। ये सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय क्या जो थे, यानी कि ये सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय, लघु उद्योग मंत्रालय, मंत्रालय की तरफ से शुरू की गई, जिसे हम लोग वस्त्र मंत्रालय के तौर पे भी देखते हैं हम लोग, वस्त्र मंत्रालय की तरफ से।
तो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय की तरफ से इसको शुरू किया गया, तो उद्घाटन किया गया था। अब इसका उद्घाटन किस दिन किया गया था? तो ये उद्घाटन उस दिन किया गया था जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। क्या था उस दिन? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इसका उद्घाटन किया गया था। किसका उद्घाटन किया गया था? समर्थ योजना का। इस समर्थ योजना के अंतर्गत हम देखें तो सबसे पहले देखिए कि आप धागों को बुनना, फिर कातना, फिर कताई, बुनाई, रंगाई, सिलाई, कढ़ाई, ये जो सारी जो कपड़ों की जो एक तरीके से विधाएं हैं, वस्त्रों की जो विधाएं हैं, उनसे रिलेटेड है। और लोगों को कपड़ों से संबंधित कौशल विकास सिखाना। क्या सिखाना? कौशल विकास। किससे संबंधित? वस्त्र संबंधी, यानी कि वस्त्र से संबंधित कौशल विकास समझाना। कौशल विकास का जो प्लेसमेंट है, ये कौन सी योजना करती है बेटा? ऑप्शन नंबर जो 11 का ऑप्शन नंबर 2, यानी कि समर्थ योजना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका अभी कौन सा था ये? हाँ, अब हम लोग देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12, यदि सार्वजनिक क्षेत्र से भविष्य में निर्गत में वृद्धि होती है तो यह एक प्रकार का बोझ होगा। तो भैया देखिए, बढ़ती नहीं है, विस्तारित नहीं होती है, वर्धित होती है। तो यहां पर देखिए कम, यानी यदि सार्वजनिक ऋण भविष्य में निर्गत में वृद्धि, आगत निर्गत आपने पढ़ाई होगा, तो वृद्धि कैसी होती है? कम होती है। तो ये एक प्रकार का क्या होगा? बोझ होगा। क्या होगा? ये बोझ होगा। ऐसा बेटा कब होता है? जब जीडीपी, ये कब होता है? जब जीडीपी, एक तरीके से तब होता है जब हम लोग देखें कि जीडीपी उत्पाद का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा होता है, जब वो राजकोषीय घाटे के अंतर्गत आ जाता है। यानी कि जीडीपी का जब एक बहुत बड़ा हिस्सा राजकोषीय घाटे के अंतर्गत आ जाता है, तो भविष्य निर्गत वृद्धि में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। तो हमारा जो ऑप्शन है 12 का वो 1 है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से डैश एक खाद्य फसल है, यानी कि इनमें से कौन सी खाद्य फसल है? खाद्य मतलब खाने वाली फसल है। तो देखो भैया, यहां पर हम लोग अगर देखें तो आप ये देखिए कि यहां पर हम जूट जो है, जूट को भी नहीं खाते, रबर को भी नहीं खाते, कपास को भी नहीं खाते, हम किसको खाते हैं? चावल को खाते हैं। तो यहां पर कौन सी खाद्य फसल हुई? चावल। क्योंकि बाकी की तीनों फसलें कैसी हैं? नकदी फसल। कैसी हैं बेटा? नकदी फसल, जिन्हें अंग्रेजी में हम लोग कैश क्रॉप कहते हैं। समझ में आ गया? अगला हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर देखिए 14 क्या है? निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकते? तो देखिए कि आप देखिए कि नहीं उगा सकते, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो रबर की जो फसल है वो ध्रुवीय जलवायु में हम नहीं उगा सकते। किसमें नहीं उगा सकते? ध्रुवीय जलवायु में। अब देखिए, क्योंकि हमारी जो रबड़ की जो फसल है, रबड़ की फसल कैसी है? उष्ण कटिबंधी है ना, ये उष्ण कटिबंधी फसल है। किसकी? रबर की। इसके लिए तापमान कितना होना चाहिए बेटा? तापमान देखिए 25 से 30 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए बारिश कितनी होनी चाहिए? तो बारिश बेटा इससे कितनी होनी चाहिए? 150 से और 200 के बीच में होनी चाहिए सेंटीमीटर तक। समझ में आ गया? तो तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री और बारिश 150 से 200 सेंटीमीटर के करीब होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं ध्रुवीय जलवायु में आखिर ये रबर क्यों नहीं उगेगा? तो रबर इसलिए नहीं उगेगा क्योंकि ध्रुवीय जलवायु का जो तापमान है, जो एक तरीके से औसत तापमान किसका? ध्रुवीय जलवायु का कितना होता है बेटा? 10 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है औसत? अगर हम लोग देखें तो औसत तापमान 10 डिग्री होता है और ये काफी ठंडा होता है, ये काफी बर्फीला और ठंडा होता है। इसलिए हम यहां पर
रबर की खेती नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया बेटा? यहां पर रबर की खेती क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि ध्रुवीय जलवायु का औसत जो तापमान है वो लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और बर्फीला होता है, ठंडा होता है। तो लिहाजा हम यहाँ पर जो एक तरीके से जो रबर की जो खेती है, रबर की जो फसल है, इसको हम नहीं उगा सकते हैं। हमारा अगला देखिए प्रश्न नंबर 15। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक सत्रिया नृत्य। देखिए शास्त्रीय नृत्यों की बात हो रही है और फिर से पूछा जा रहा है यहां पर सत्रिया निम्नलिखित में से किस धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है? तो देखिए सत्रिया ना तो बौद्ध धर्म से जुड़ा है, ना जैन धर्म से, ना सिख धर्म से, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। और हिंदू धर्म में हमारे में बहुत सारे संप्रदाय हैं। उन संप्रदायों में से एक संप्रदाय है जिसका नाम है वैष्णव। तो बेटा कौन से? वैष्णव। वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है ना? तो वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी हम देखते हैं ये शैव, शाक्त और कापालिक इनके अंतर्गत भी आता है। तो जब इनके अंतर्गत आता है तो नो डाउट कि इसकी जो थीम है, इसका जो सिस्टम है वो वैष्णव संप्रदाय के तहत आने की वजह से, तो शैव, शाक्त और कापालिक के तहत आने की वजह से इसे हम लोग हिंदू धर्म में शामिल मानते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य की अगर हम बात करें तो देखिए बिहार भी नहीं, झारखंड भी नहीं, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो दूसरा पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है ना, 2011 के अनुसार, है ना। आप देखिए कि 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? यूपी की है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग देखें तो लगभग 19 करोड़ 96 लाख के आसपास है। वहीं अगर हम लोग महाराष्ट्र की देखें, महाराष्ट्र जो दूसरे नंबर पर है, ये करीब 11 करोड़ 25 लाख के आसपास है। लेकिन ये मैं आपको 12-13 साल पुराने आंकड़े बता रहा हूं, अब तो आबादी बहुत हो गई होगी। और हमारे जो राजनेता हैं वो भी 24 करोड़ से ऊपर अपनी भाषणों में जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश की बताते हैं। तो आप ये देखिए कि 22 से 24 करोड़ अभी आंकड़े बताए जाते हैं, अब वो कितनी है वो अलग, लेकिन मैं आपको 2011 के अनुसार बता रहा हूं कि 19 करोड़ 96 लाख आबादी लगभग उत्तर प्रदेश की है। और नंबर 2 पर आबादी किसकी है? 11 करोड़ 25 लाख किसकी आबादी है? महाराष्ट्र की है। तो जो हमारा जो 2011 के अनुसार जो दूसरा सबसे जनसंख्या वाला आबादी वाला जो राज्य है वो हमारा कौन सा है? महाराष्ट्र है। अगला देखिए, नवंबर 2022 में महाराष्ट्र भारत में अंधेरी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य कौन बने? तो विधानसभा के सदस्य कहां से? अंधेरी पूर्व से विधानसभा के सदस्य बनते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस भी नहीं, नारायण राणे भी, चंद्रकांत, ये हो गए ऋतुजा लटके। अब ये जो ऋतुजा हैं, ऋतुजा के बारे में कहा जाता है कि जो मैडम है ये शिवसेना उद्धव ठाकरे की टीम से हैं। किससे हैं ये? शिवसेना उद्धव ठाकरे दल से हैं ये। तो इसी शिवसेना उद्धव ठाकरे दल से इन्होंने चुनाव जीता है। और हम सब जानते हैं कि जो शिवसेना है इस समय उसके 2 फाड़ हो चुके हैं, 2 हिस्से हो चुके हैं। एक उद्धव ठाकरे के पास है तो दूसरा हिस्सा एकनाथ शिंदे के साथ है। तो इस समय वर्तमान जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे हैं। अब एकनाथ जो शिंदे हैं, न्यायालय ने भी कहा है कि जो एकनाथ शिंदे वाली जो पार्टी है वही असली शिवसेना है। यानी कि जो असली शिवसेना है, न्यायालय ने भी कहा है कि भाई ये जो असली शिवसेना है वो एकनाथ शिंदे के पास है, ना कि उद्धव ठाकरे के पास है।
तो आप इस तरीके से आप देखिए कि जो ऋतुजा हैं वो शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो सदस्य यानी कि वहीं से अंधेरी पूर्व से निर्वाचित हुई थी और विधानसभा की सदस्य बनी थी ऋतुजा लटके। इनके इससे पहले इनके जो पति जो थे वो यहाँ पर जो मिस्टर लटके जो थे वो एक तरीके से यहाँ से चुनाव लड़े थे, लेकिन उनकी जगह पर अब यहाँ ऋतुजा लटके को एक तरीके से निर्वाचित किया गया है। आगे देखिए, साइखोम मीराबाई चानू। साइखोम मीराबाई चानू एक डैश, अब क्या है ये देख लीजिए। ये भारतीय भारोत्तोलक है, यानी कि एक तरीके से वेट लिफ्टर है ये। तो भारतीय भारोत्तोलक के हिसाब से देखें तो साइखोम मीराबाई चानू जो हैं वो उन्होंने हम देखें तो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता है? रजत पदक जीता है। क्या जीता है? रजत पदक, है ना, किसमें? टोक्यो ओलंपिक में। वहीं इन्होंने जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, बर्मिंघम में, इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो भारतीय भारोत्तोलक हैं साइखोम मीराबाई चानू। ये टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने रजत जीता था और कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। साथ ही साथ ये जो नेतृत्व करती हैं वो मणिपुर का करती हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मीराबाई जो चानू हैं, साइखोम मीराबाई चानू जो हैं वो भारतीय भारोत्तोलक के तौर पे जानी जाती हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 19। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग माना जाता है कि 2100। कब हुई थी? 2100, यानी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये ओरिजिनेट कहां से हुए। तो ये माना जाता है कि ये इक्ष्वाकु कुल से थे। कैसे थे? इक्ष्वाकु कुल से थे ये। और जैसे माना जाए कि जो चाटमूल नाम के एक राजा थे, उन्होंने इसकी एक तरीके से मान के चलिए कि चाटमूल वंश की नींव रखी थी। फिर इन्हीं की आगे जो पीढ़ियां चलती चली गईं, उनमें एक व्यक्ति पैदा हुआ जिसका नाम सिमुक था। क्या था? सिमुक था। यानी कि सिमुक को वास्तविक सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है बेटा, तो सातवाहन साम्राज्य का जो संस्थापक है वो सिमुक को माना जाता है। लेकिन सिमुक से भी पहले चाटमूल नाम से एक राजा हुए थे जो एक तरीके से माने कि इक्ष्वाकु राजवंश के थे, जो बौद्ध धर्मानुयायी थे। और मैं आपको बता दूं कि इन जो राजा थे ये अपने नाम से पहले सिरी लगाते थे। क्या लगाते थे? सिरी, श्री नहीं, सिरी, है ना। इसीलिए इनके नामों में सिरी आपको मिलेगा। सिरी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, शतकर्णी सतकर्णी। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो ये जो सातवाहन साम्राज्य की जो स्थापना थी वो 2100 एडी में, मतलब जो 2100 यानी कि पहला जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का अगर हम लोग देखें तो उस समय का ये कालखंड माना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का क्या बनने के लिए? राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की आयु पूछी है। तो देखिए आयु उसके लिए कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। 25 किसके लिए होनी चाहिए? लोकसभा के लिए होनी चाहिए। 30 किसके लिए होनी चाहिए? राज्यसभा के लिए होनी चाहिए। तो इसको हम लोग अगर देखें तो राज्यसभा के लिए है ये। राज्यसभा का अगर सदस्य बनना चाहता है वो, है ना। और 25 किसका है? लोकसभा के सदस्य के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि 35 वर्ष किसके लिए होना चाहिए? राष्ट्रपति, है ना।
तो अब आप लोग देखते हैं कि ये जो एक सिस्टम जो मैंने आपको बता दिया कि 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए उसकी। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए हम लोग इससे पहले पढ़ते आए थे कि 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए और पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके ऊपर किसी भी तरीके से कि बैंक का कर्जा नहीं होना चाहिए, कोई आरोप उसके ऊपर नहीं लगे होने चाहिए, तो और किसी लाभ के पद पर ना होना चाहिए। तो हम लोगों को इस 6th क्लास में इस तरीके से पढ़ाया जाता था। तो 35 वर्ष जो उम्मीदवार है उसकी आयु होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आपको कुछ जो चीज़ें बताने की कोशिश की, इनमें कुछ नई चीज़ें भी बताने की कोशिश की और आप ये इस चीज़ को भी देखें कि यहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही हैं, कुछ पुराने डेटाज भी ये बता रहे हैं हम लोग, कुछ नए डेटाज भी बता रहे हैं। इनको ये चीज़ इस तरीके से मत लेना कि यार ये चीज़ उन्होंने बता दी, ये कहाँ से आ गई। अभी नई नई रिसर्च हो रही है, नई नई खोजें हो रही हैं, उनको भी अपनी इन चीज़ों में शामिल किया जा रहा है। जैसा कि अभी मैंने सातवाहनों की बात की, तो हम सिंपल भी बोल सकते थे कि उसका संस्थापक सिमुक था, लेकिन यहाँ मैंने बताया कि इसका एक तरीके से इस वंश की जो प्रारंभ था वो इक्ष्वाकु राजवंश से चल रही है और चाटमूल जो राजा थे उनके परिवार से ही ये पूरा परिवार निकला हुआ है। तो ये थोड़ी अलग तरीके की रिसर्च है जो अभी अब नए सिरे से किताबों में शामिल की जाएगी। तो मैं अब यहाँ पर आपको अपनी एक नई किताब के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए जा रहा हूँ। ये हमारी जो किताब है अग्रवाल एग्जाम कार्ड ने आपके लिए लॉन्च की है। बेस्ट बुक फॉर एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए तैयार की गई है। इसके बारे में ये बताया जाता है कि भाई ये जो किताब है हमारी, इसमें 20 मॉक पेपर्स हैं, 12 सॉल्व पेपर्स हैं और 2013 से लेके 23 तक के जो क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, उसको इनमें हमने इस किताब में पूरी व्याख्या के साथ शामिल किया है। हर क्वेश्चन की एक अलग व्याख्या दी गई है और हर क्वेश्चन को हमने एक QR कोड से एक तरीके से लिंक किया है। आप QR कोड को स्कैन करें और फौरन आप उस लिंक पर जाकर के फिर इसकी जो व्याख्या है, इस प्रश्न का जो उत्तर है, व्याख्या के साथ जो उत्तर है, आप उसको अच्छी तरीके से देख और समझ सकते हैं। और तो ये जो किताब की जो फॉर्म है उसमें हम ये आपके लिए लेकर के आए हुए हैं। तो ये जो किताब है आपके लिए जो विद्वानों के जरिए ये तैयार किए गए इसकी व्याख्याएं, और आई होप कि आपके लिए बहुत मददगार होने वाली हैं। अगर आप हमारे पोर्टल से इसे खरीदना चाहते हैं, to buy this book you can visit our website www.examcart.in से आप परचेज कर सकते हैं। यूँ तो वैसे भी ये मार्केट में आपको करीब एक दो हफ्ते के अंदर ये उपलब्ध हो जाएगी। तो अपनी बात को मैं यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू।